भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, यानी कि भारत का जो जीडीपी है वो कृषि पर बहुत ही ज़्यादा निर्भर है। और आज से नहीं, हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। भारत हमेशा मोटे अनाजों में, जैसे चावल है या गेहूं है या दूध का उत्पादन जो है, उसमें सबसे अग्रणी माना जाता है। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उसका भंडारण कैसे हो। जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसका भंडारण सही से होना बहुत बड़ी चुनौती होती है। इस चुनौती को दूर करने के लिए एक व्यक्ति हैं जो काम कर रहे हैं, हमारे साथ में अरविंद हैं। जो अरविंद इसी पे काम कर रहे हैं कि जो हम उत्पादन कर रहे हैं उस पे काम कैसे किया जा सके, उसको बचाने की जो एक विधि होती है उस पे काम कर रहे हैं। हम जानते हैं अरविंद से कि किस तरीके से काम करते हैं। अरविंद, सबसे पहले ये कि कैसे दिमाग में आया कि आपको फूड प्रोसेसिंग में जाना है और फूड जो हमारा बर्बाद हो रहा है उसको बचाया जाना चाहिए? मेरी फैमिली एग्रीकल्चर पे डिपेंड है और मैं शुरू से जब छोटा था, जब से ही मेरी फैमिली को एग्रीकल्चर की समस्या से जूझते हुए मैंने देखा है। तो वहीं जब बचपन से लेके तो आईआईटी तक का जो सफ़र है मेरा, उसमें मैंने बहुत सारी घरों की समस्या को, अपनी कृषि में जूझते हुए समस्या को देखा है। पापा को इन चीज़ों से जूझते हुए देखा है और आसपास के लोगों को भी देखा है। तो ये चीज़ें जब देखता था कि जो प्रोडक्शन होता था उसको फार्मर कर तो लेता है पर उसका जो भंडारण में उसको खराब कर लेता है। तो इसी चीज़ों को जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उसी टाइम पे मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि क्यों ना हमें इन समस्या का एक सलूशन देना चाहिए और एक अच्छा सा भंडारण जो कर सके ऐसा एटमॉस्फेयर देना चाहिए फार्मर को। तो आईआईटी खड़गपुर जो है भारत का एक टॉप में एक कॉलेज में से आता है। वो सब बहुतों का सपना होता है छात्रों का। वहाँ जाने के बाद अच्छा पैकेज छोड़ करके आप ये इस क्षेत्र में आ गए, तो घर में क्या कोई दिक्कत नहीं हुई? घरेलू माहौल क्या था? जैसे कि देखा जाए तो सभी को फैमिली में रहता है कि बच्चा इतना बड़ा संस्थान में पढ़ने का, आईआईटी जैसे संस्थान में पढ़ने के बाद और फिर एक बड़ा सा पैकेज छोड़ के और वापस उसी जीवन में लौटना, वो एक चुनौतीपूर्ण था मेरे लिए। पर मैं ठान चुका था कि ये समस्या को कैसे दूर किया जाए। तो इसी के साथ मैंने एक अपने पहले समस्या को जाना अच्छे से और क्या इसका सलूशन हो सकता है, उस चीज़ पे मैंने काम किया और एक ऐसा भंडारण एक सा बनाया मैंने, जिससे कि घर वाले भी थोड़े से अचंभित तो हुए कि ये क्या कर रहा है, पर फाइनली वो अभी मान चुके हैं कि ये अब जो ठाना है वो ही करेगा। तो क्या है वो, आप जो कोई प्याज का भंडारण के लिए आपने कुछ बनाया, उस बारे में जरा बताइए कि कैसे बनाया है और किसानों को कितना खर्चा पड़ेगा उसको अपने घरों में लगाने के लिए? जैसे कि कोल्ड स्टोरेज की हम बात करते हैं, कोल्ड स्टोरेज तो बड़े होते हैं, घरों में लगाना बड़ा आसान नहीं होता, तो वो कैसे काम करता है उस बारे में बताइए जरा। जैसे कि जब कोल्ड स्टोरेज की बात करते हैं तो वो एक बड़े तौर पे होता है और वो एक फार्मर के लिए अफोर्डेबल नहीं रहता है। और सरकार भी चाहती है कि फार्मर अपना जो प्रोडक्शन होता है वो अपने ही खेत पे, फार्म गेट पे ही करे, उसको फार्म गेट पे ही स्टोरेज करे। तो इसलिए एक ऐसा सस्टेनेबल, जिसको बोल सकते हैं, ऐसा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ी जो कि फार्मर अपना जो प्रोडक्शन होता है, जैसे कि आनियन पे मैं काम कर रहा हूँ, तो जो प्याज का भंडारण है वो अपने खेतों से लाके अपने घर पे कर सके। तो उसके लिए ऐसा एटमॉस्फेयर, मुझे इकोसिस्टम बनाना पड़ा, जो माइक्रो क्लाइमेट सिस्टम। और उसी माइक्रो क्लाइमेट का जो सिस्टम है उसमें टेम्परेचर हुआ और कुछ पैरामीटर हुए जिनका सही अनुमान करके और वहाँ पर वो आराम से इजीली कर सके। तो इससे क्या हुआ कि प्याज का जो 30 से 40% हम सुनते हैं कि खराब हो गया, लॉसेस हो गया, जिससे प्राइस बढ़ जाते हैं, उसी को यदि मैं 6% और 7% पे स्टोरेज इसी माध्यम से, जो मैंने स्टोरेज बनाया उसी माध्यम से करके और उसको जो लॉसेस है उसको रिड्यूस कर दिया। तो ये एक फार्मर के लिए एक बहुत बड़ी एक जो चुनौती थी उसका एक बहुत बड़ा हल है। तो उसका बनाने में खर्चा कितना है? जैसे अगर मैं किसान हूँ और मैं लेना चाहूँ, उसको अपने घर में इंस्टॉल करना चाहूँ, तो कितना खर्चा आएगा? क्या मिनिमम है, मतलब अब कम से कम खर्चा, क्योंकि हम चाहेंगे कि भाई हमारे खेत अगर हैं तो कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है सो अपने अनाज को बचा पाए, तो कितना खर्चा लगेगा उसमें? ये जो मेरा स्टोरेज जो मैंने बनाया है, ये इसमें एक आर्टिफिशियल नोज है। तो उसी नोज का जो बनाने का खर्चा है वो 5 से 7 हज़ार रुपये के बीच में पड़ता है। और यदि उसी को और मैं अपडेट करूंगा इन फ्यूचर तो 2-3 हज़ार रुपये और उस पर एक्स्ट्रा रहेंगे, तो 10 हज़ार तक हर कोई फार्मर अपना 20 टन तक माल
को सुरक्षित भंडारण में रख सकता है। अपने घर में ही, बाहर जाने की जरूरत बाहर नहीं। जाने की जरूरत नहीं है, और जब भी मार्केट में उसका प्राइस बढ़ेगा तब वो अपना वहाँ पर सेल कर सकता है। जैसे टमाटर के भाव बहुत बढ़ गए थे अभी, बहुत इस पे बहुत चर्चा महीनों तक होती रही, तो क्या सिर्फ प्याज के लिए ऐसी व्यवस्था आपने बनाई है, या कोई टमाटर के लिए, या कोई अन्य जो अनाज है, गेहूं है या धान है, उस सब के लिए भी कुछ है ऐसा? हाँ, जैसे कि जो मैंने प्याज के लिए बनाया है, तो अब मेरा इस प्याज के जो बनाया हुआ स्टोरेज है, इसको फार्मर तक पहुंचाना एक बड़ा टास्क है कि हर एक फार्मर इसका यूज करे। और मेरा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो टमाटर के लिए रहेगा कि टमाटर का भी कैसे एक अच्छी तरह से स्टोरेज कर सके। और टमाटर का क्या रहता है कि उसमें वाटर एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो उस कारण उसका स्टोरेज करना थोड़ा मुश्किल रहता है। जब भी कोई फार्मर चाहे तो 40 से 45 दिन तक स्टोरेज कर सकता है, पर कि उसके लिए एक पैरामीटर जो उसके लिए जो डिसाइड किए गए साइंटिफिक तौर पे, उसका एक सुनिश्चित करना जरूरी रहेगा। तो ऐसा ही मुझे एक फार्मर के लिए और भी स्टोरेज बनाना है, तो इन फ्यूचर मेरा ये भी टारगेट रहेगा। अच्छा, ये जो पूरी व्यवस्था है जो आपने जो बताया कि भाई टेम्परेचर को इतना से इतना करेगा, या जो बता पाएगा कि कौन सा गैस ज़्यादा है, तो वो कैसे, कोई ऐप, मोबाइल ऐप से आप लोगों ने कनेक्ट किया है? मोबाइल अगर ऐप है तो उसको इंस्टॉल किसान कैसे कर सकता है? कोई खर्चा लगेगा उसके मेंटेनेंस के लिए? ना, जैसे कि हम यदि इसका कैसे पता करेगा, तो हम यदि भूतकाल में जाएं, जैसे कि हमारा ट्रेडिशनल जो मेथड होती है, तो फार्मर अपना जो ट्रेडिशनल मेथड है वो स्मेल करके पता करता है कि अपना स्टोरेज में जाके देखता है कि इसमें स्मेल आ रही कि नहीं आ रही, तो वो पता करता है कि ये सड़ा है या फिर लॉसेस हुआ कि नहीं हुआ। पर कि ये एक डिले वाली प्रोसेस है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो जब तक वो पता कर पाएगा सही से, जब तक बहुत सारा उसका जो प्रोडक्शन है वो खराब हो चुका है, तो इसी के लिए हमने सेंसर्स, अलग अलग टाइप के सेंसर्स यूज करे। उन सेंसर एक रियल टाइम एनालिसिस करते हैं, जो कि जिस टाइम पे चेंजेस हो रहे अंदर हमारे हीप में, जो प्याज का हीप लगा हुआ है उसके अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसका रियल टाइम एनालिसिस करता है और वो हमें उसकी जानकारी देता है। मतलब आसान शब्दों में हम कहें तो ये कि उसके पास में कुछ ऐसे नाक, जैसे हमारा नाक है, तो जो हम बाद में ऑब्जर्व कर पाएंगे वो पहले ही सेंसर कर पाएगा, वो किसानों को बता देगा कि आपका अनाज खराब हो रहा है। हाँ। अच्छा, ये जो ऐप आपने बनाया है, कितना समय लगा बनाने में पूरा? और वो लोग अगर आपसे खरीदना चाहें तो खरीदा जा सकता है, या आप मुफ्त उनको सर्विस दे रहे हैं, उसकी क्या व्यवस्था आपने की है? ये जो इसमें जो प्रोडक्ट लगे हुए हैं, सेंसर लगा हुआ है, और भी इसमें अलग अलग टाइप के माइक्रो कंट्रोलर करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट लगे हुए हैं। तो उसका मिनिमम कॉस्ट पे हम यही चाह रहे हैं कि कैसे न कैसे करके और मिनिमम कॉस्ट में फार्मर को प्रोवाइड करा जाए। तो इसमें ज़्यादा 5 से 7,000 तक हमारा अप्रोक्स है, और भी इसमें अलग अलग सुविधा अपडेट करेंगे तो वो 10,000 तक जाएगा। तो इसमें हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी क्या 10,000 तक जैसे कईयों के लिए हो सकता है, जो बहुत छोटे किसान, भारत में किसानों की बहुत वैरायटी है, कि कोई ऐसा जो 1 एकड़ में करता है, कोई 1 एकड़ के उसका भी 20% जो होता है उस, यानी कि 1 बीघा या 1 कट्ठा कह सकते हैं, उसमें करता है। तो छोटे किसानों के लिए जैसे कि वो चाहे कि भाई हमें और से कम दाम में चाहिए, तो उसके लिए भी कुछ व्यवस्था होगी क्या? हाँ, इसके लिए भी व्यवस्था है। जैसे कि हम सपोज 2 फार्मर मिलके, हाँ 2 फार्मर मिलके यदि ज्वाइंटली वो इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, जैसे कि किसी का 10 टन ही हुआ प्रोडक्शन और दूसरे फार्मर का, मार्जिनल फार्मर का भी 10 टन हुआ, तो दोनों का मिक्स करके रख के और वो ये प्रोडक्ट जैसे बटाईदार करके, बांट करके आप बांट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का फायदा होगा उसमें और वो इजीली हो जाएगा। और 10,000 रुपीज एक बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक 5-6 साल तक हमें विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब सर्विस कॉस्ट को दिए बिना कोई भी हमारा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, और 7 साल तक हम इसको 5 से 7 साल तक यूज कर सकते हैं। 10,000 का जो चीज है वो 5-7 साल तक आपको सर्विस देगा, ऐसा है। अब बीच में अगर मान लेते हैं कि कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ ऐसे दिक्कत आ गई, टेक्निकल की चीजें हैं, टेक्निकल अगर कोई प्रॉब्लम होता है, उसका वो समाधान कैसे निकल पाएगा? ये हम उसको प्रोवाइड करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट, कि इसमें उसको यदि भी 5-7 साल तक कुछ भी ऐसा रहा, कुछ भी अंदर मतलब कि कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे सारी सुविधा। तो लास्ट प्रश्न मैं पूछूंगा कि जैसे अभी हंगर इंडेक्स का जो आया है और भारत 125 देशों में 111वें नंबर पे आया है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे आपने कहा कि जो किसानों के घर के पास में कोल्ड स्टोरेज बना देने से ये समस्या इससे दूर हो सकती है, तो उस पर भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? हंगर इंडेक्स पे भी कुछ फर्क पड़ सकता है? हाँ जरूर, क्योंकि इससे क्या रहेगा कि
हमें जो चीज अवेलेबल है वो उसी एरिया, लोकल एरिया में अवेलेबल रहेगी। क्योंकि किसी एक सेंटर पॉइंट पे जाके स्टोरेज होना फिर डिस्ट्रीब्यूट होना, तो उसमें थोड़ा सा मतलब कि लॉसेस भी होता है, और साथ में वो चीजें उस एरिया के लिए पहुंचाना भी मुश्किल रहता है। पर जहाँ जिस एरिया में प्रोडक्शन हुआ और वहीं पे स्टोर कर दिया, तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना इजी रहेगा। तो हंगर इंडेक्स भी उससे इजीली मतलब कि उसमें हमारी जो स्थिति है वो सुधरेगी। तो आप सुन रहे थे अरविंद को कि किस तरीके से जो बर्बाद होते अनाज हैं उसको बचाया जा सकता है, ताकि जो हंगर इंडेक्स है उसमें भी हमारा जो संख्या है जो 111 नंबर पे है, हम उसको भी कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो अनाज का भंडारण है उसको ठीक कर सकते हैं और किसानों को लाभ दे सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इंस्टा और ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए।